पूछा गया है जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, गबन। तो जो गबन है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। बाकी जो प्रेमाश्रम, सेवा सदन और गबन ये तीनों ही प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है, इसे याद रखिएगा। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जो यहाँ पर विकल्प डी है ये है प्रेक्षागुरु। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, तो वो है प्रेक्षागुरु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27। पूछा गया है भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो प्रसिद्ध पुस्तक है भाषा और समाज, इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। यहाँ पर जो विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28। पूछा गया है आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। तो जो आवारा मसीहा है यह एक जीवनी है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो आवारा मसीहा है इसमें किसके जीवनी का जिक्र किया गया है। तो ये किया गया है शरद चंद्र जी का, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29। पूछा गया है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है। तो जो ये कथन है ये है प्रसिद्ध कथन और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसके आलोचक अर्थात कहा था कथन डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प ए है ये बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30। पूछा गया है जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है। तो जो जहाज का पंछी है यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और इसका जो रचनाकार माना जाता है यह 1954 है और इसके रचनाकार हैं ईराचंद्र जोशी। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये 31 है। पूछा गया है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है। तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का पहला खंड। यहाँ पर जो विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये 32 है। पूछा गया है कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है। तो जो कविता के नए प्रतिमान आलोचना है यह नामवर सिंह की आलोचना है। यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। पूछा गया है तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ था। तो जो तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन हुआ था तो ये 1943 में ही हुआ था। यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल उचित होगा। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो तार सप्तक के संपादक कौन थे या प्रधान संपादक कौन थे। तो ये थे अज्ञेय जी, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 34। पूछा गया है निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है। तो जो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास होगा तो ये होगा विकल्प ए हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। यहाँ पर जो विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 35। पूछा गया है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई थी। तो जो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी ये की गई थी विकल्प भी 14 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है 36। पूछा गया है हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो जो हिंदी का संबंध रहेगा यहाँ पर ये रहेगा भारोपीय भाषा परिवार से। विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37। पूछा गया है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है। तो जो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित होगा तो ये होगा आगरा में। यहाँ पर जो विकल्प डी है उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 38। पूछा गया है मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। तो जो मालवी है ये राजस्थानी की उपबोली मानी जाती है। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 39। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है गढ़वाली। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 40। पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है।
तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी होगी विकल्प ए, माफ करना विकल्प सी मिष्ठान। अगला क्वेश्चन है 41, पूछा गया है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? तो ये बघेली नहीं होगी। बाकी ब्रज, बांगरू और खड़ी बोली ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां होंगी सिवाय बघेली के। अगला क्वेश्चन है 42, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि होगी? तो ये होगी दोस्तों विकल्प बी जागृति। अगला क्वेश्चन है 43, पूछा गया है पावस शब्द है, तो जो पावस शब्द होगा यह तद्भव शब्द होगा, यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 44, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर जो सही या शुद्ध वाक्य होगा तो वो विकल्प डी होगा। विकल्प डी है हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 45, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो तत्सम शब्द नहीं होगा तो वो है सुमिरन। बाकी श्रावण, खरपर, अर्पण ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 46, पूछा गया है जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढिए। तो जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अनाहुत। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 47, पूछा गया है जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो उसके लिए शब्द होगा औपनिवेशिक, यहाँ पर विकल्प ए उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन है 48, पूछा गया है जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये होगा प्रागैतिहासिक, यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 49, पूछा गया है अंत्यत शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ? तो जो अंत्यंत शब्द है यहाँ पर उपसर्ग रहेगा अति। डी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 50, पूछा गया है सपरिवार शब्द में कौन सा समास होगा? तो जो सपरिवार शब्द होगा इसमें समास रहेगा विकल्प ए। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द होगा तो वो सी होगा। अशुद्ध होगा इस प्रकार से वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। सी अशुद्ध वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन 52 है, पूछा गया है सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? तो जो सूर्योदय है यहाँ पर गुण संधि होगी। सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन 53 है, पूछा गया है चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो जो चक्रपाणी है यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। सी उचित विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 54 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण रहेगा तो ये है यथाशक्ति। यहाँ पर विकल्प डी उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन है 55, पूछा गया है अलग होने के बोध का कारक है। तो जो अलग होने के बोध का कारक है यह अपादान है। बी उचित विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 56 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से पन प्रत्यय इनमें से नहीं है। तो ये है 56 में पन प्रत्यय नहीं होगा। बाकी भोलापन, बचपन, पागलपन यहाँ पन प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है 57, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस में कु उपसर्ग नहीं है? तो यह कुसुम में नहीं होगी। बाकी कुपुत्र, कुपथ, कुमार्ग इन तीनों में ही कु उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है 58, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होगा पहिया। ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 59 है, पूछा गया है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जो लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ रहेगा ये रहेगा विकल्प डी कठिन संघर्ष में फंसना। अगला क्वेश्चन 60 है, पूछा गया है मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का क्या आशय होता है? तो ये होता है ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता रखना। विकल्प भी उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन 61 है, पूछा गया है दही बड़ा में कौन सा समास है?
तो जो दही बड़ा में समास रहेगा यह तत्पुरुष समास रहेगा। सी उचित विकल्प है। अगला क्वेश्चन 62 है। पूछा गया है शब्द के अर्थ बोधक आधार को क्या कहते हैं? तो जो शब्द के अर्थ बोधक आधार को कहते हैं शब्द शक्ति। सी उचित विकल्प है। अगला क्वेश्चन 63 है। किस लिपि में देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? तो जो ब्राह्मी लिपि है इससे देवनागरी लिपि का विकास भी माना जाता है। विकल्प भी उचित होगा। अगला क्वेश्चन 64। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध शब्द है या कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ये होगा शुद्ध वाक्य डी। वे भलीभांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 65। पूछा गया है यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। वाक्य किस प्रकार का है? तो जो ये वाक्य है यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य होगा। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला क्वेश्चन 66 है। पूछा गया है आचार्य भरत के रससूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं। तो जो आचार्य भरत के रससूत्र के प्रथम व्याख्याता होंगे तो ये हैं विकल्प ए भट्टलोलट। अगला है 67। पूछा गया है निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? तो जिसे काव्य हेतु नहीं माना गया है तो वो है विकल्प भी प्रेरणा। बाकी व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा इन तीनों को ही काव्य हेतु माना गया है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण काव्य हेतु होता है तो वो होता है विकल्प डी प्रतिभा। अगला क्वेश्चन है 68। पूछा गया है रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? तो जो रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद मत है यह अभिनवगुप्त का है। यहाँ पर विकल्प ए उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन 69 है। पूछा गया है विशिष्ट पद रचना किस काव्यशास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? विशिष्ट पद रचना जिस संप्रदाय से संबंधित रहेगा तो वो है विकल्प सी रीति संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है 70। पूछा गया है औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन थे? तो जो औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य थे तो ये थे विकल्प डी क्षेमेंद्र। दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अवगत करवा देता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी HP PGT हिंदी या फिर LT TET की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो हमारे ऑनलाइन पेड बैच के साथ इनकी प्रिपरेशन कर सकता है। तो देखिए ये जो हमारा HP PGT हिंदी के लिए न्यू बैच बैठा हुआ है, अगर आप में से कोई भी न्यू कैंडिडेट है जो इससे जुड़ना चाहता है तो वो जल्द से जल्द इसमें एनरोल हो सकता है। यहाँ पर देखिए संपर्क सूत्र भी आपको बता दिया गया है 8219312129। आप इस पे व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसको आप सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप करना है आपने, सारी जानकारी आपको इसके संबंध में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए जो ये हमारा बैच होता है इसमें आपको हर एक रोज़ टॉपिक के हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। लगभग 1 घंटे का ये लेक्चर रहता है। इसी के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर का PDF भी होता है और साथ में रोज़ रात 9 बजे आपको इसका टेस्ट लिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है ये सब चीज़ें। सबसे पहले आपको देखिए कोई टॉपिक दिया जाएगा स्टडी करने के लिए, वीडियो लेक्चर के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। उसके पश्चात आपको रात को उसका टेस्ट भी देना पड़ेगा। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये स्टडी के लिए, इस माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। फीस भी यहाँ पर दी गई है। आपकी जो पूरा कोर्स 3 महीने तक चलेगा और फीस इसकी 1200 रुपये रहेगी। ठीक है, अधिक जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी इस नंबर पे मिल जाएगी। इसके पश्चात आपको HP LT TET से संबंधित जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं HP LT TET अर्थात लैंग्वेज टीचर के लिए भी न्यू बैच चला हुआ है। ठीक है, कब से ये शुरू हुआ था? तो ये 25 जुलाई 2023 से शुरू हुआ था। तो अगर अभी आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप इसमें एनरोल होइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको संपूर्ण LT TET की तैयारी करवाई जाएगी। इससे पहले भी हमने LT TET के कई बैच बिठाए हुए हैं। जो भी बैच में ज्वाइन हुआ था लगभग सभी के टेट क्लियर हो चुके हैं। किसी के अपने कारणवश नहीं निकले हैं, खैर बात अलग है, परंतु मैक्सिमम बच्चों के हमारे यहाँ पर टेट क्लियर हो जाते हैं।
जो टेट के साथ साथ आपको कमीशन की जानकारी भी दी जाती है, किस प्रकार से आप कमीशन की तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या पाठ्यक्रम रहता है, सारी डिटेल आपको दी जाती है। तो क्या फ़ीस रहेगी ये भी बता दिया है आपको। फ़ीस आपकी 1000 रुपये रहेगी, जो पूरा कोर्स हमारा 3 महीने तक चलेगा। और अगर आपको जुड़ना है तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8193121129, इस पर भी आप संपर्क साध सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप इस पर संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चाहे आप स्वयं तैयारी करना चाहते हो या फिर आपका कोई नियर डियर हो, उसको भी आप इन चीज़ों से वाकिफ़ करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बता दूं, हर रोज़ आपको टॉपिक के हिसाब से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिया जाता है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का PDF भी हर दिन दिया जाता है। हर रोज़ आपको 9 बजे टेस्ट भी दिया जाता है। इसका सबसे बेस्ट मेथड ये होता है, पहले आपको किसी टॉपिक का लेक्चर दिया जाएगा, उसके पश्चात 9 बजे उसका टेस्ट लिया जाएगा। इससे बेहतर आपको क्या चीज़ चाहिए देखिए। ठीक है, अगर बात करें पूरा कोर्स कितने दिनों तक चलेगा, तो 3 दिनों अर्थात 90 दिनों अर्थात 3 महीने तक ये कोर्स हमारा चलेगा। फिर आपको पूरा हिंदी साहित्य इसमें कवर करवाया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो LT टेट का जो पैटर्न होता है, इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 में से 120 आपके हिंदी साहित्य और हिंदी के होते हैं। आपको यहाँ पर पूरा हिंदी साहित्य करवाया जाएगा 120 का 120। ठीक है, GK आपको स्वयं पढ़ना पड़ता है, बाकी हिंदी साहित्य हम आपको सारा पढ़वा देते हैं अच्छे से। बाकी पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। समय पर आपको महत्वपूर्ण PDF भी सेंड की जाती रहती है, ताकि आप अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी लेते रहें। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आपको ये जानकारी मैंने दी। अगर आप में इसमें से किसी के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आप बेझिझक जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न पूछा गया है, कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, अगर आपको जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें निरंतर बताते रह सकते हो। तो चलिए जो पहला प्रश्न होगा इसका उत्तर जान लेते हैं। कालेश्वर मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, यहाँ पर भी उचित विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 2, पूछा गया है कामरू एक सुप्रसिद्ध स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो कामरू स्थल है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में है, यहाँ पर C उचित विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 3, पूछा गया है पार्वती। तो दोस्तों यहाँ पर पार्वती नहीं होगा, ये होगा पार्वती। पार्वती हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो ये होगी विकल्प C ब्यास की। जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं अगर आपको उनके उत्तर आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर भी बता सकते हो, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, आपको अपने उत्तर बताना है। अगला क्वेश्चन है 4, पूछा गया है कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। तो ये यहाँ पर विकल्प D होगा, इनमें से कोई नहीं। विकल्प में है कुगती, कालाटोप, माजाथल। तो जो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है ये शेली है, जो यहाँ पर विकल्प में उपस्थित नहीं है, इसलिए विकल्प D उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 5, पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का प्रथम पारंपरिक शहर है। तो जो प्रथम पारंपरिक शहर होगा तो ये मंडी होगा, विकल्प D उचित होगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। तो ये रहेगी लाहौल स्पीति में, यहाँ पर जो विकल्प D है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 7, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय रूप से एलोरा ऑफ द हिमाचल या हिमाचल का एलोरा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मसरूर शैलकत मंदिर को, मसरूर रॉकेट टेम्पल। C उचित रहेगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है 8, पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रथम लोकसभा में निर्विरोध रूप से निर्वाचित किए गए थे। तो ये किए गए थे विकल्प D आनंद चंद। अगला क्वेश्चन
9 है, पूछा गया है बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी थी। तो जो बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी थी तो ये थी विकल्प सी, नैना देवी। आपको वीडियो के अंत में बताना है कि जितने यहाँ पर प्रश्न डिस्कस किए गए हैं उनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला प्रश्न है 10, पूछा गया है भाखड़ा बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रश्न पूछा गया है भाखड़ा बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि भाखड़ा बांध कब बना था, पूछा गया है कब प्रारंभ हुआ था। प्रश्नों को ध्यान से देखना है आपने। तो ये हुआ था विकल्प ए 1948 में। अगला क्वेश्चन है 11, पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक औद्योगिकीकृत जिला कौन सा है। तो ये होगा विकल्प ए सोलन। अगला क्वेश्चन है 12, पूछा गया है उपनिवेश काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी मुख्यतः किसमें निवेशित थी। तो ये थी कृषि में। यहाँ पर विकल्प सी उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन है 13, पूछा गया है भारत के किस नगर या शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर या मीनार स्थित है। तो ये होगा गुंटूर में। सी विकल्प माफ करना, डी विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 14, पूछा गया है किसने अपना अंतिम लक्ष्य प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू को पोंछना है ऐसा घोषित किया था। लक्ष्य था प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू को पोंछना। तो जो ये लक्ष्य था ये जवाहरलाल नेहरू का था। यहाँ पर डी उचित विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 15 है, पूछा गया है जैन धर्म की पवित्र पुस्तक के लिए कौन सा संग्रहित पद प्रयुक्त होता है। तो जो जैन धर्म के पवित्र पुस्तक के लिए पद प्रयुक्त होता है तो वो होता है अंग। यहाँ पर बी उचित विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 16, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विदेशी पर्यटक था। तो जो भारत में प्रथम विदेशी पर्यटक था तो उनमें से सही रहेगा मैगस्थनीज। यहाँ पर जो सी उचित विकल्प होगा। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध कराई गई है तो ये पीजीटी हिंदी और एलटी हिंदी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, हिमाचल प्रदेश के टीजीटी और एलटी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18, माफ करना, अगला प्रश्न है 17, पूछा गया है कौन बेदतरई का भाग नहीं है। तो जो बेदतरई का भाग नहीं होगा तो वो होगा विकल्प डी अथर्ववेद। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों ही बेदतरई के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है 18, पूछा गया है रजिया सुल्तान किस दिल्ली सुल्तान की पुत्री थी। तो ये थी इल्तुतमिश की पुत्री। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन 19 है, पूछा गया है किस मुगल शासक ने इबादत खाना नामक सभागृह बनवाया था। तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। यहाँ पर सी बिल्कुल उचित उत्तर होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूँ, यहाँ पर जितने भी प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे ये ऑफिशियल आंसर की पर डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पर आप ये ना सोचें कि ये हमारी ओर से थोपे गए उत्तर है। अगर किसी प्रश्न पे डाउट लगता है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स के माध्यम से डिस्कस भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20, पूछा गया है रूल ऑफ लॉ निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो जो रूल ऑफ लॉ विशेषता रहेगी ये रहेगी ब्रिटेन की विशेषता। यहाँ पर ए उचित विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 21, पूछा गया है भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ पर दिया गया है। तो ये दिया गया है प्रस्तावना में। डी उचित विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 22, पूछा गया है कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव कहलाती है। तो ये कहलाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर जो बी बिल्कुल उचित विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 23, पूछा गया है किस सदन में सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं है। तो ये होता है राज्यसभा में।
करें, इसका डी सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है 24, पूछा गया है चंद्र ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से कौन केंद्र में रहता है। तो जो चंद्र ग्रहण के दौरान केंद्र में रहता है तो वो होता है पृथ्वी। यहाँ पर जो 24 का सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 25, पूछा गया है दो जल निकायों को जोड़ने वाली पतली पट्टी कहलाती है। तो ये कहलाती है इस्थमस। तो जो दो जल निकायों को जोड़ने वाली पतली पट्टी होती है इसे इस्थमस कहते हैं।